Welcome to the series of Artificial Intelligence, lecture number 10. In this video, we are going to discuss about the practical implementation of multiple linear regression model, जो कि हमने लास्ट क्लास में रिग्रेशन स्टार्ट किया था. रिग्रेशन इज़ बेसिकली व्हाट टू प्रिडिक्ट द कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज़. हमने बात की थी कि हमारे पास जो है ना मशीन लर्निंग में दो तरह के टास्क होते हैं. एक होता है हमारे पास क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है हमारे पास रिग्रेशन. रिग्रेशन में हम लोग कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब नंबर्स को. जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल की थी कि जो है ना स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स में कितने स्कोर आ सकते हैं. एग्ज़ाम स्कोर इज़ व्हाट? एग्ज़ाम स्कोर्स आर एक्चुअली नंबर्स. तो उन नंबर्स को प्रेडिक्ट करना, या अगर हम लोग कहें कि भाई किसी हाउस की प्राइस क्या हो सकती है, तो हाउस की प्राइस इज़ व्हाट? हाउस की प्राइस इज़ एक्चुअली नंबर्स. तो इस तरह के नंबर्स को, कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करना इज़ व्हाट? रिग्रेशन. रिग्रेशन में हमारे पास काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स आ जाते हैं. सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, पॉलिनोमियल. तो लास्ट हमने क्लास में सिंपल लीनियर रिग्रेशन किया था और आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. तो इन दोनों में डिफरेंस हमने पढ़ लिया था कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज़ यूज्ड व्हेन यू हैव वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स. मतलब आपके पास एक ही इनपुट वेरिएबल है और एक ही आपके पास जो है ना आउटपुट वेरिएबल है. ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया. हमने लास्ट क्लास में जो कि किया था कि स्टूडेंट के स्टडी आवर्स कितने हैं उसके बेसिस पर प्रेडिक्ट करो उसका एग्ज़ाम का स्कोर. तो अब इस तरह की कंडीशन में हमने यूज़ किया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन, कि जिसमें हमारे पास इनपुट वेरिएबल भी एक ही था, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, और आपके पास जो आउटपुट वेरिएबल है जिसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, वो भी हमारे पास क्या था? एक ही था. तो इस तरह की कंडीशन में हमने जो है ना यूज़ किया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन. जबकि इसके अलावा हमारे पास जो होता है ना, अगर हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो उन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होता है? दैट इज़ दी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हम जो डील कर रहे होते हैं ना, वो है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ. तो जब आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं, देन यू हैव टू यूज़ विच मॉडल? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. यहाँ पर लाइन बाय लाइन इम्प्लीमेंटेशन देखते जाते हैं. सबसे पहले आ जाता है आपके पास, हम इंपोर्ट कर रहे हैं नमपाई को. नमपाई जो कि हमारे पास जो है ना न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है, एरेज बनाने के लिए यूज़ होता है. तो इसलिए हमने यहाँ पर इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा लिया. सेकंड पे हमने इंपोर्ट करवाया इंपोर्ट pandas SPD, क्योंकि हम लोग जो है ना डील करेंगे किसके साथ? डेटा हैंडलिंग के साथ. हम लोग डेटा बनाएंगे, डेटा जनरेट करवाएंगे, उस डेटा को स्टोर करवाएंगे डेटा फ्रेम्स में. तो वी हैव टू एक्चुअली डील विद डेटा. तो डेटा को ताकि हम सही ठीक तरीके से स्टोर भी करवा सकें, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया? पंडास को इंपोर्ट करवा लिया. थर्ड पे हमारे पास एक लाइब्रेरी आ जाती है, दैट इज़ दी मैटप्लोट्लिब. इसको हमने यहाँ पर इसलिए इंपोर्ट करवाया है, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट? दिस इज़ अ प्लॉटिंग लाइब्रेरी फॉर ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन. कि अगर हमें नीचे जो डेटा को जनरेट करवा रहे हैं या प्रेडिक्शन करवा रहे हैं, उसके बाद हम जो है ना उसकी वहाँ पर जो है ना प्लॉटिंग भी करवाएंगे. दैट्स वाई वी हैव इम्पोर्टेड दिस लाइब्रेरी हेयर एज वेल. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फ्रॉम sklearn model selection, import, train and test. This library is actually used to split data into training and testing sets. और हम लोग स्प्लिटिंग करते क्यों हैं, उसका पर्पज़ मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम जो भी डेटा यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम लोग अभी तो हम लोग सिंपल से टास्क कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर समझने के लिए नमपाई के रैंडमली सैम्पल्स जनरेट करवा रहे हैं ना. अदरवाइज़ हम लोग बाकी सारे टास्क में क्या करते हैं? कैगल से या कहीं किसी और डेटा सेट जो है ना सोर्स से डेटा सेट उठा लेते हैं. तो हमें हर तरह के डेटा सेट को स्प्लिट करना होता है ट्रेन एंड टेस्ट में. वो इसलिए कि पहले हम लोग मॉडल को ट्रेन करवा सकें, जो है ना 80% 85%, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्प्लिट कर रहे हैं. 75% करने पर ज़्यादा हिस्सा आपको ट्रेनिंग के लिए रखना होता है. फिर हमें मॉडल को इवेल्यूएट भी करना होता है कि क्या मॉडल ने वहाँ पर ठीक तरह से सीखा है या नहीं. तो इसलिए हमने यहाँ पर इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा लिया ताकि हम लोग जो है ना डेटा को स्प्लिट कर सकें. अच्छा, उसके बाद है कि फ्रॉम sklearn.linear model import linear regression.
याद रखें कि हमने लास्ट क्लास में भी जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन किया था ना, तो हमने वहाँ पर भी लिखा था इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ये क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ना, आप जब इंपोर्ट करवा रहे होते हैं ना, इंपोर्ट करवाते वक्त इसका नाम वही है, लीनियर रिग्रेशन। लेकिन जैसे ही आप इसको नीचे जाकर जिस तरह का डेटा देते हैं ना, ये मॉडल आपका उसी तरह से काम करता है। अगर आप इसको 1 कॉलम वाला डेटा देंगे तो ये एज ए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल काम करेगा। अगर आप इसको जो है ना मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला डेटा देंगे, जिसमें हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, इनपुट फीचर्स होंगे, तो ये किस तरह से काम करेगा? एज अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन काम करेगा। सही है। तो इंपोर्ट करवाते वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन ही कर रहे हैं, लेकिन वो काम दोनों तरह से करता है, सिंपल और मल्टीपल। वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर? आपकी डेटा पर, कि आपने उसको डेटा किस तरह से दी हुई है। हमने लास्ट वाले इम्प्लीमेंटेशन में इसको डेटा दी थी सिंगल वाली, तो उसने एज ए सिंपल लीनियर रिग्रेशन काम किया। आज की एग्जांपल में हम लोग डेटा देंगे इसको जो है ना मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो ये किस तरह से काम करेगा? एज अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद आ जाते हैं कि हमने जो है ना यहाँ पर फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट स्क्वायर्ड मीन। अच्छा, ये दोनों इवेल्यूएशन मैट्रिक्स है हमारे पास, मीन स्क्वायर्ड एरर और आर स्क्वायर। ये दोनों जो है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह थ्योरी वाली क्लास की वीडियो में है कि ये हमारे पास किस तरह से काम करती है। खैर, हमने जो है ना ये रिग्रेशन मॉडल को इवेल्यूएट करने के लिए इवेल्यूएशन मैट्रिक्स है। इसके अलावा भी एक है हमारे पास RMSE है, RMSE स्क्वायर भी है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों को खैर यूज़ किया है। कौन कौन सी? MSE और R स्क्वायर, इन दोनों को हमने इम्पोर्ट करवा लिया। उसके बाद हमने जो है ना रैंडम स्टेट बना ली यहाँ पर रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए। वो क्या करती है? बेसिकली रैंडमनेस को फिक्स करती है कि हर दफ़ा में जब हम अपने प्रोग्राम को रन करें ना, तो हर दफ़ा में क्या हो कि सेम रिज़ल्ट्स ही हमारे पास वहाँ पर हो, मतलब रैंडमनेस ना आए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? रैंडम सीड का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है, हमने रैंडम सीड को यूज़ करने के बाद हमारे पास आ जाती है xnp.random। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? 100 सैम्पल्स को क्रिएट कर रहे हैं। और वो 100 सैम्पल्स किस तरह से होंगे? हर एक सैम्पल में 3 फीचर्स होंगे, और उन 3 फीचर्स की वैल्यूज़ किस तरह से होंगी? 0 से लेकर 10 के बीच में होंगी। तो हम लोग बेसिकली इस लाइन में क्या कर रहे हैं? अपना जनरेट करवा रहे हैं डेटा सेट। उसके बाद हमने क्या किया? उनके कोएफिशिएंट्स और इंटरसेप्ट को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो एक तो पहले तो हमने अपनी जो है ना डेटा सेट को जनरेट करवा लिया, जो कि हमारे पास कितने सैम्पल्स हैं? 100 सैम्पल्स हैं। उसके बाद वाली लाइन में ट्रू कोएफिशिएंट्स हमने बेसिकली जो एक्चुअल वेट्स है ना हमारे पास हर एक फीचर के लिए, उनको भी यहाँ पर डिफाइन कर लिया। सही है। उसके बाद ट्रू इंटरसेप्ट, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्यास टर्म्स। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन में हमारे पास ब्यास टर्म भी होता है, यहाँ पर हमने उसको भी डिफाइन कर लिया। तो अभी तक हमने क्या किया है कि अपना डेटा जनरेट करवा लिया, कोएफिशिएंट्स उसके डिफाइन कर लिए, उसका इंटरसेप्ट जो कि ब्यास बेसिकली टर्म है उसको भी डिफाइन कर लिया। उससे नेक्स्ट लाइन पर हम लोग क्या कर रहे हैं? नॉइज़ को जनरेट करवा रहे हैं। और वो नॉइज़ बेसिकली क्या होगी? उसका मीन 0 के बराबर और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के बराबर होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि बेसिकली कि ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली क्या कर रही है कि हमारा जो टारगेट वेरिएबल है ना उसको कंप्यूट करेगी। और उसको कंप्यूट किस तरह से करेगी? हमारी लीनियर इक्वेशन जो हमने यहाँ पर ये डिफाइन कर ली, प्लस में हमारे पास क्या? नॉइज़, इनको प्लस करके जो कि बेसिकली कंप्यूट कर रही है हमारे टारगेट वेरिएबल को। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पर जो है ना अपने जो डेटा सेट अभी हमने जनरेट करवाया है ना, जो कि NP के थ्रू, NumPy के थ्रू, तो इसको अब हमें स्टोर भी करना है उस फॉर्मेट में, ताकि हम लोग इसको आगे जाकर अपने मॉडल के लिए यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होता है? डेटा फ्रेम रिक्वायर्ड होता है ना। इसी के लिए हमने ऊपर यहाँ पर पंडास लाइब्रेरी को भी इम्पोर्ट किया था। तो हम लोग बेसिकली अपनी डेटा को डेटा फ्रेम में स्टोर करवा रहे हैं। तो इस लाइन में बेसिकली क्या हो रहा है कि ये कन्वर्ट कर रहा है हमारे जो फीचर्स है ना उनको उनके डेटा फ्रेम के कॉलम के नाम के साथ, कि हमारे पास ये पहला फीचर है, ये कॉलम का नाम बन जाएगा, ये दूसरा फीचर है, ये हमारे पास तीसरा फीचर है। तो जब ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होने के साथ साथ ये क्या हो रहा है? कॉलम के नेम्स में कन्वर्ट हो रहा है। फिर हमने जो ये टारगेट वेरिएबल को ऐड किया है ना, जो कि एक नया कॉलम बन रहे हैं, जो कि हमारे पास टारगेट वेरिएबल होगा, जिसको हम लोग आउटपुट वेरिएबल भी कह रहे हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह रहे हैं ना। तो ये उसको ऐड कर रहा है। लास्ट में हमने सिंपली क्या करवा लिया? df.head फंक्शन के साथ
हमने जो है ना अपनी इस स्टार्टिंग की कुछ रोज़ को अपने डेटा सेट की यहाँ पर प्रिंट करवा ली, जो कि हमने यहाँ पर अभी जनरेट करवाया एनपी के थ्रू। आप जो है ना किसी भी जो है ना कोई भी और एग्जांपल लेकर केगल से भी डेटा सेट को डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। तो स्टार्टिंग के इस स्टेप में हमने क्या क्या किया, लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवाया, हमने डेटा सेट को जनरेट किया, उस डेटा सेट को हमने क्या किया, एक डेटा फ्रेम में स्टोर करवाया, मतलब कॉलम्स की शक्ल में वहाँ पर स्टोर करवा लिया, ताकि हम लोग उसको नीचे ईजिली उस मॉडल उसको जो है ना मॉडल को ट्रेन भी करें और एवेल्यूएशन वगैरह ये सारी चीज़ें कर लें। तो इसलिए हमें रिक्वायर्ड है कि हम लोग उसको डेटा फ्रेम में स्टोर कर लें। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो है ना डेटा की स्प्लिटिंग वगैरह आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास इंपोर्ट वगैरह करवा लिया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब जो हमने जो है ना सबसे पहले आ जाते हैं x इज इक्वल्स टू डी एफ फीचर 1 फीचर 2, ये वाली लाइन ये बेसिकली क्या कर रही है, हमारे जो इनपुट फीचर्स है ना जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको डेटा फ्रेम से सिलेक्ट कर रही है, सही है। उसके बाद y वाले में हमने क्या किया कि जो टारगेट वेरिएबल है ये उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, सही है। कि x में हमारे पास क्या क्या आ गया, इनपुट के फीचर्स आ गए, y में हमारे पास क्या क्या आ गया, जो टारगेट वेरिएबल था हमारे पास एक ही कॉलम था वो, तो ये हमारे पास वो y टारगेट कॉलम किस में आ जाएगा, आपके पास y में आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, स्प्लिट किया अपने डेटा को। स्प्लिट किस तरह से किया है कि हमने उसको रेशो बता दिया है कि 0.2 का मतलब होता है 20%। तो 20% डेटा आपके पास किस में जाएगा, टेस्टिंग में जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा, 80% बचा। तो 80% डेटा आपके पास किधर जाएगा, आपके पास ट्रेन में जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डेटा को स्प्लिट कर दिया। तो एक्स ट्रेन जो कि फीचर्स होते हैं यूज टू ट्रेन द मॉडल। और अच्छा, ये जो हमने बार बार लिखा है ना एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था स्प्लिटिंग के दौरान कि हमारे पास जो है ना क्या होता है बेसिकली कि हमारी जो डेटा होती है ना डेटा सेट में, हर एक डेटा के साथ उसकी जो है ना लेबलिंग भी हुई होती है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं। तो ये लेबल डेटा पर काम करते हैं। तो उसका लेबल कि भाई ये एग्ज़ाम स्कोर है और जो है ना ये स्टडी आवर्स हैं, और स्टडी आवर्स कितने 9 आवर्स इस स्टूडेंट ने पढ़ा है। तो लेबल प्लस उसकी डेटा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, ठीक है। एक्स ट्रेन जो कि फीचर्स होंगे वो वाले जो कि मॉडल ट्रेन करेगा, वाई ट्रेन जो कि टारगेट वैल्यूज़ होंगी उस ट्रेनिंग डेटा के लिए, एक्स टेस्ट क्या हमारे पास जो फीचर्स जो कि मॉडल टेस्ट करेगा, वाई टेस्ट हमारे पास क्या होंगी, वो टारगेट वैल्यूज़ जिस पर हमारे पास टेस्टिंग होगी। तो इस तरह से ये चारों हमारे पास अलग अलग है। उसके बाद रैंडम स्टेट जो कि हमने ऊपर भी यहाँ पर डिफाइन कर ली थी, जो कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए यूज़ होती है। हम लोग चाहते हैं कि हर दफ़ा में जब हम अपने डेटा सेट को स्प्लिट करें तो वो सेम ही स्प्लिट हो। तो जहाँ पर अगर आप लोग रैंडमनेस को रिड्यूस करना चाह रहे हैं जिस भी काम के लिए, तो वहाँ पर ऊपर हमने डेटा जनरेशन में ये यूज़ किया था, तो वो डेटा जनरेशन में रैंडमनेस को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पर हम लोग स्प्लिटिंग के दौरान कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या करेगा, स्प्लिटिंग में इंश्योर करेगा किस चीज़ को, कि सेम स्प्लिट हो एवरी टाइम, मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो। उसके बाद सिंपली यहाँ पर हमने क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया, प्रिंट नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैम्पल्स, और सेकेंड लाइन में प्रिंट करेगा नंबर ऑफ टेस्टिंग सैम्पल्स, जो कि आप यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हैं कि 80 आपके पास ट्रेनिंग में आ गया। टोटल हमने ऊपर नहीं एनपी जनरेट करवाए थे, कितने सैम्पल्स जनरेट करवाए थे, 100 जनरेट करवाए थे। तो उस 100 था ही हमारा डेटा 100, तो उसका 80% मतलब 80, तो वो आपके पास ट्रेनिंग में चला गया, 20% मतलब 20 जो कि आपके पास टेस्टिंग में चला गया। तो इस तरह से हमने अपने मॉडल की डेटा को स्प्लिट किया। या अभी तक हमने क्या क्या किया है कि लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवा लिया, डेटा सेट को जनरेट करवा लिया, लर्नड कोएफिशिएंट्स वगैरह को स्टोर करवा लिया, डेटा को स्प्लिट कर लिया। अब आ जाती है हमारे पास बारी मॉडल को ट्रेन करने की। तो हम कौन सा मॉडल यूज़ करने जा रहे हैं, किस तरह से, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर हमारे पास होंगी। सबसे पहले हमने मॉडल को अपने डिफाइन कर लिया कि हम लोग कौन सा मॉडल यूज़ करना चाह रहे हैं, उनके लीनियर रिग्रेशन। तो ये लाइन बेसिकली क्या कर रही है, इट एक्चुअली क्रिएट्स द लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑब्जेक्ट, उसका एक ऑब्जेक्ट बना रही है। फिर सेकंड लाइन पर आ जाते हैं हमारे पास जो कि यहाँ पर मॉडल डॉट फिट, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो हमारा मॉडल है ना उसको ट्रेन करेगा किस पर, हमारी ट्रेनिंग डेटा पर, ताकि वो बेस्ट कोएफिशिएंट्स को लर्न कर सके।
उसके बाद मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, ये क्या करेगा, जो लर्नड इंटरसेप्ट से ना ब्याज टर्म से उसको अपने पास स्टोर करवाएगा, उसको अपने पास स्टोर करवा लिया। कोफिशिएंट्स वाला क्या करेगा, बेसिकली ये जो है ना लर्नड कोफिशिएंट्स वेट से ना हर एक फीचर के उसको अपने पास स्टोर करवाएगा। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर स्टोर करवा लिया, फिर हमने इसको क्या कर रहे हैं, सिंपली प्रिंट आउट कर रहे हैं कि हमारे जो लर्नड कोफिशिएंट्स है और इंटरसेप्ट है उसको यहाँ पर जो है ना प्रिंट आउट कर लो। तो ये हमारी सारी जो है ना इस मॉडल की ट्रेनिंग वगैरह हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लास्ट स्टेप पर, जो कि हमारे पास प्रिडिक्शन का मतलब इवेल्यूएशन का, क्योंकि हमारे मॉडल ने हमारे 80% डेटा पर, 80% डेटा था ही कितना, हमारा 80 था, तो उस पर जो कि ट्रेन हो चुका है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे मॉडल ने कितना यहाँ पर लर्न कर लिया है। अब उसको हम लोग जो है ना यहाँ पर प्रिडिक्शन करवा कर और जो है ना एवेल्यूएशन करवा रहे हैं। और एवेल्यूएशन के लिए हमने कौन कौन सी मैट्रिक्स यूज़ किए हैं, जो कि सबसे ऊपर लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवाते वक्त हमने जो दो लिखी थी ना, आर स्क्वायर और MSE, तो उन दोनों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वैसे हमारे पास 4 हैं, इसके लिए हमने लास्ट वाली सिंपल लीनियर रिग्रेशन में चारों को यूज़ किया था। आप कोई भी यहाँ पर जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वाई प्रेडिक्ट मॉडल, जो कि मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट, ये बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा ट्रेंड मॉडल है ना, जो कि अभी अभी हमने ऊपर ट्रेन किया 80% डेटा पर, उस मॉडल को यूज़ करेगा ताकि वो क्या करे, प्रेडिक्ट कर सके वैल्यूज़ को। कौन सी वाली वैल्यूज़ को, टेस्टिंग वाली डेटा को ना। टेस्टिंग वाली डेटा में हमारे पास क्या है, 0.2% डेटा, 20% डेटा ना, उस डेटा पर इसको क्या करो, टेस्ट करो। अच्छा, उसके बाद है मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर बेसिकली क्या करता है, एवरेज निकालता है स्क्वायर्ड की, कौन से डिफरेंस की, जो एक्चुअल हमारे पास वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू और जो हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू है ना, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस का बेसिकली एवरेज कैलकुलेट करता है, एवरेज स्क्वायर्ड, और वो हमारे पास आ जाता है MSE में। और आर स्क्वायर बेसिकली आपके पास किस तरह से काम करता है, ये इस तरह से काम करता है कि इट एक्चुअली मेजर्स हाउ वेल मॉडल एक्सप्लेन्स द डेटा, कि हमारे मॉडल किस तरह से डेटा को एक्सप्लेन करे, उसका एक्यूरेसी स्कोर आप समझ लें कि जो है ना उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वैसे भी खैर इन एवेल्यूएशन मैट्रिक्स की डिटेल्स थ्योरी वाली वीडियोस में है आपके पास, कि MSE क्या है, किस तरह से यूज़ होती है, कहाँ पर यूज़ करनी चाहिए, आर स्क्वायर किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो खैर हमने यहाँ पर दोनों एवेल्यूएशन मैट्रिक्स को यूज़ किया, और उसको हमने जो है ना इन एवेल्यूएशन मैट्रिक्स को किस पर, टेस्टिंग डेटा पर, जो भी वो प्रेडिक्शन करेगा, फिर उसकी जो है ना नंबर्स कैलकुलेट होंगे कि भाई इसने कितनी प्रेडिक्शन सही दी है, कितनी प्रेडिक्शन सही नहीं दी, कौन सी डेटा पर क्या किया। उसके बाद सिंपली हमने प्रिंट करवा लिया है किसको, MSE को। MSE का स्क्वायर जो भी स्कोर आएगा वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, और इसको हमने 2 डेसिमल पॉइंट्स में जो है ना वहाँ पर राउंड ऑफ कर लिया है। और उसके बाद आर स्क्वायर का जो भी वैल्यू है हमारे पास वहाँ पर उसको प्लॉट कर दे। तो यहाँ तक हमारी प्रेडिक्शन हो रही है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई हमने चूँकि मॉडल को ट्रेन किया और उसकी वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट किया, जिसका आउटपुट आपके पास यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन हम उसको प्लॉट करके भी देखना चाह रहे हैं ना, कि प्लॉटिंग के बाद हमारी डेटा वो किस तरह से शो हो रही है ना, जो कि जिसके लिए हमने ऊपर लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करवाया था, इंपोर्ट matplotlib.plt, ये आपके पास जो है ना। तो हम लोग यहाँ पर विजुअलाइजेशन करवा रहे हैं कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं इस डेटा की, और जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं जो कि मॉडल ने प्रेडिक्ट किए हैं वो किस तरह से हैं। उसके लिए हमने plt.scatter प्लॉट को यूज़ किया है। और स्केटर प्लॉट में बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि ये प्लॉट करेगा एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड पॉइंट्स जो है ना उनके बीच में जो है ना डिफरेंस। और ये ब्लू कलर हमने यहाँ पर रख दिया, जो कि यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर लिया है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, plt.plot y टेस्ट, और ये बेसिकली क्या करेगा, एक आइडियल लाइन, परफेक्ट लाइन को ड्रॉ करेगा। मतलब परफेक्ट लाइन क्या, कि जो कि इसका आउटपुट आना चाहिए था। अब आप देखें बाकी सारे पॉइंट्स जो है ना प्रेडिक्टेड, ये इस परफेक्ट लाइन के करीब करीब ही है ना, तो तभी आपकी ये वैल्यू भी 0.94% आई है। क्यों, अगर ये पॉइंट्स इधर इधर होते ना बहुत दूर दूर, तो फिर ये वैल्यू बहुत कम आती, क्योंकि ये हम अगर इस प्लॉट करके दिखाते, अगर हम सपोज़ कर लेते हैं कि आपका आर स्क्वायर जो आया है ना वो है 0.1 मतलब 10% ना, तब उस केस में क्या होता है, ये आपके स्केटर प्लॉट कुछ इस तरह से शो करता है डॉट्स को काफ़ी दूर दूर, हमारे इस परफेक्ट लाइन से काफ़ी दूर। अच्छा, उसके बाद plt.x लेबल, बाकी इन लाइन्स में हमने क्या किया है, सिंपल अपने जो प्लॉट करवा लिए हैं ना वैल्यूज़ को, उन वैल्यूज़ को सिंपली क्या कर रहे हैं,
जो है ना हमारे प्लॉट को बेसिकली एक लेबल्स दे रहा है ना कि एक्चुअल वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लो, प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ कहाँ पर लिखो, वाई लेबल कौन सा होना चाहिए, प्रेडिक्टेड वैल्यूज़, और प्लॉट का टाइटल क्या होना चाहिए, एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड टारगेट्स, पीएलटी डॉट शो, हमारे जो प्लॉट है ना जो हमने अभी बनाया उसको शो करवा दो। और हमें पता है कि कोलैब में अगर हम लोग पीएलटी डॉट शो नहीं भी लिखते ना, ये तब भी हमारे पास प्लॉट को प्रिंट करवा लेते हैं, लेकिन लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यूज़ किया। आप इसको किसी रियल लाइफ एग्जांपल में लेकर भी, यहाँ पर तो हमने सिंपली जो है ना आप इनपुट फीचर 1 2 इस तरह से लिए, कोई रियल लाइफ एग्जांपल हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का ले सकते हैं। वहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स मोर देन 1 होते हैं कि आपके पास जो है ना नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने हैं, सही है, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स हो गए, लोकेशन उसकी क्या है, साइज़ क्या है, और उसके बेसिस पर हम लोग प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये जो 1 2 3 ये तीनों आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब इनपुट वेरिएबल्स। तो इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास डेटा सेट कैगल पे भी अवेलेबल होता है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का, आप उसको वहाँ से इम्पोर्ट करवा के इसी कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के लिए भी। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पर हमने अपना डेटा सेट जनरेट करवाया है वहाँ पर आप कैगल वाला कॉल करवा के कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इस तरह से इम्प्लीमेंट होता है कि हमने लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवाया, डेटा सेट जनरेट करवाया। अगर कैगल से आपने किया है तो आप डायरेक्टली उस डेटा सेट को कॉल करेंगे, उसके df.head देख कर आप देखेंगे उसमें कितने फीचर्स वगैरह हैं। मॉडल को आप जो है ना ट्रेन करवाएंगी, कौन सा मॉडल होगा, लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा, जो कि अगर इनपुट वेरिएबल्स के बेसिस पर वो एज ए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन काम करता है या सिंपल लीनियर रिग्रेशन काम करता है। उसके बाद हमने उसको वहाँ पर ट्रेन करवाया और यहाँ पर की वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर लिया कि उसकी इवैल्यूएशन कर ली, और इवैल्यूएशन के लिए हमने क्या किया, इन दोनों जो है ना इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को यूज़ किया। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन होती है।